हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसी की कार्यप्रणाली के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो आरबीआई है वह अपना पत्र मुद्रा निर्गमन यानी कि जो रुपया या जो पैसा छापती है भारत के अंतर्गत उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है और वह अधिकतम पैसा क्यों नहीं छाप सकती। इसके अलावा क्रेडिट नियंत्रण प्रणाली जो आरबीआई का एक 5वां कार्य है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम 4 कार्य पढ़ चुके थे उसके, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें और वो वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ये आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पत्र मुद्रा निर्गमन का प्रोसेस क्या होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। और लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल छोड़ा था आपके सामने और आपके जहन में भी अक्सर कई बार आता है कि आरबीआई के पास में जब इतना सारा लाइसेंस है कि वह कितने भी पैसे छाप सकता है तो फिर वह छाप कर भारत के वे गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें बांट क्यों नहीं देता या उनके अकाउंट में वह डलवा क्यों नहीं देता, ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। और सिर्फ भारत का आरबीआई ने, दुनिया का कोई सा भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। और जिन बैंकों ने किया है या जिन देशों की सेंट्रल बैंकों ने किया है उन देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी है। अब ऐसा क्यों, इससे जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरबीआई जो पैसा छापता है उसके पीछे एक जो प्रोसेस काम करता है वो होता है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। यानी ये कि आरबीआई अगर जो पैसा छाप रहा है तो वो ऐसे ही नहीं छाप सकता, उसके पीछे उसे कुछ रिजर्व रखना पड़ता है जिसमें लगभग विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए वह रिजर्व रखता है, जिसमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। देखिए एक बात आप भी समझिए कि कागज जो है एक तरीके से हमारे पास जितने भी नोट हैं चाहे वो 10, 20, 50, 500 जो भी हो वह और उसकी वैल्यू तब तक है जब उसके पीछे कोई चीज़ रखी जाए जिस आधार पर वो छापा जाए। यानी कि अगर आप किसी कागज पर ऐसा लिख कर दे रहे कि आरबीआई द्वारा प्रमाणित है और आज से लीगल टेंडर है तो वह लीगल टेंडर तब होगा जब आरबीआई पीछे बहुत सारा सोना रखे और कुछ विदेशी मुद्रा भंडार भी रखें। तो अभी जो आरबीआई का एक अधिनियम है उसके तहत आरबीआई जो है वह अभी 200 करोड़ रुपए का ऑल ओवर रिजर्व रखता है नोट छापने के लिए, और जिसके लिए कम से कम 115 करोड़ रुपए उसे क्या करने पड़ते, सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि ये 200 करोड़ रुपए हैं तो आरबीआई, न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूनतम इतने रखने पड़ेंगे उसे वरना वो नहीं छाप सकता है और ये आरबीआई के अधिनियम के तहत ही है। और दूसरा ये कि जितना यहाँ पर आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत स्पेशल आरबीआई के लिए विदेशी मुद्रा भंडार और सोने का भंडार जितना होगा वह उतने ही पैसे छाप सकता है। हालांकि वर्तमान में तो 2000 करोड़ के आसपास ये है, लेकिन मिनिमम इतने उसे रखने होते हैं, जिसमें जो आरबीआई है उसके पास अभी वर्तमान में 653.2 टन सोना है। तो पहली बात आप ये याद रखिए, और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया भर के जो भी देश होते हैं उन्हें नोट छापने के लिए अपने यहाँ पर कुछ विदेशी मुद्रा भंडार, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट अधिकांश तो वो डॉलर ही होता है क्योंकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये ज़्यादा मान्य है। और दूसरा सोना रखने का पीछे का ऐसा रीज़न है क्योंकि सोने के दाम हमेशा बढ़ते हैं और यही ऐसी इकलौती मुद्रा या धातु या पदार्थ माना जाता है जिसके दाम हमेशा भविष्य में बढ़ते रहेंगे, जो कभी शून्य नहीं होगा। तो ये रखा जाता है। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी वर्तमान में भारत के पास तो 2000 करोड़ रुपए का ऑल ओवर पीछे का मिनिमम रिजर्व है, तो भारत इतने पैसे मार्केट में नहीं ला सकता। हालांकि भारत की जो करेंसी वो 200 करोड़ से तो ज़्यादा है, लेकिन भारत ज़्यादा पैसे छाप कर नहीं बांट सकता। अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा, पहले मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ होती है तरलता नियंत्रण, लिक्विडिटी कंट्रोल जो होता है वो आरबीआई करता है। पहले मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ बात बताने वाला हूँ, वो आप अच्छे से याद रखें। देखिए अगर कहीं पर मांग जो है वो अगर बढ़ती है लेकिन उसके मुकाबले अगर पूर्ति कम हो तो वहाँ पर क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें कि अगर मांग बढ़ी है और उसके मुकाबले जो पूर्ति हैं वो कम होती हैं
तो इसका मतलब क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। मैंने प्याज का एग्जांपल दिया था आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर मार्केट में हम देखें तो वहाँ पर कुछ ही प्याज के ठेले हैं, लाइक दैट 2 या 3, और मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो प्याज के ठेले बहुत कम है वहाँ पर, और मांगने वाले यानी कि लोग जो है प्याज की मांग जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले ठीक है पूर्ति क्या है, कम है। ओके, तो यहाँ पर मांग तो ज़्यादा है प्याज की, लेकिन पूर्ति कम है, तो प्याज क्या हो जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है और महंगाई भी बढ़ जाती है। तो उस दौरान प्याज की कीमत लगभग 100 रुपये किलो तक चली जाती है। लेकिन इसके उल्टा अगर विपरीत हो कि मांग कम हो जाए, यानी कि जो प्याज हैं अब उनकी मार्केट में मांग तो उतनी है, लेकिन मांग से ज़्यादा पूर्ति हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि एक तरीके से मांग कम हो गई, पूर्ति ज़्यादा हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत भी कम होगी और जो प्याज है उसके दाम भी कम हो जाएंगे, यानी कि वही प्याज 2 रुपये किलो पर आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में बहुत बड़ा है और आप इसे हमेशा याद रखें कि इसे कहते हैं मांग और पूर्ति का सिद्धांत, और ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किसी भी देश की महंगाई को बढ़ाने और उसे घटाने में ये डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत बहुत काम करता है। अब ये कैसे काम करेगा, तो ये चीज़ समझिए आप कि अगर ज़्यादा नोट छाप दिए जाए तो उसके बाद में यही मांग और पूर्ति वाला कॉन्सेप्ट आगे काम करेगा, जो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले हम एक उदाहरण के तहत समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं हम कि भारत सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप लिए हैं आरबीआई के थ्रू, और अब इतना सारा पैसा हो गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सरकार 50,000 रुपये डाल रही, ठीक है, उसमें आप भी शामिल है। और आपने जो है, ठीक है, बचपन से अभी तक कभी इतनी राशि नहीं कमाई होगी, शायद सिर्फ रिश्तेदारों से मिली हो, लेकिन खुद ने कभी इतनी नहीं कमाई। लेकिन अचानक से अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आए, मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में फिर क्या होगा, 50,000 रुपये आप खर्च करेंगे, बेशक बात है ना, क्योंकि वो होता है कि भाई सरकार ने फ्री में दिया तो चलो इसका कुछ यूज़ करते हैं। तो मे भी पॉसिबल आप में से अधिकांश लोग क्या करेंगे, मोबाइल खरीदने जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैं उदाहरण समझा रहा हूँ कि 50,000 रुपये आपके खाते में आए, आपकी इच्छा हुई कि मैं क्या करूँ, एक मोबाइल खरीदूँ, और जो आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं उसकी जो रेट है वो है 10,000 रुपये, है ना। इस बात को समझिए कि आपकी कब से इच्छा थी कि अगर मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं उस कंपनी का 10,000 वाला मोबाइल तो मैं लेकर आऊँगा। जैसे आपके खाते में 50,000 रुपये आए, आपकी इच्छा हुई कि मैं मोबाइल लेके आऊँ जिसकी रेट है 10,000 रुपये। जब आप दुकान पर पहुँचे तो इस बात को समझिए आप कि ये 50,000 रुपये खाते में जो आए हैं वो सिर्फ आपके अकेले के नहीं आए, भारत में हर एक व्यक्ति, और अगर आपके घर में 4 सदस्य तो उन चारों के मिलाकर भी हर एक अकाउंट में 50,000 रुपये आए हैं। यानी कि अगर आपकी इच्छा मोबाइल खरीदने की है तो आप जैसे से बहुत सारे लोग होंगे जो मोबाइल खरीदना चाहेंगे, और वो भी क्या करेंगे कि आपके जैसे होंगे तो उनके खाते में पैसे आए होंगे, वो भी सोचेंगे मैं भी एक 10,000 का मोबाइल लेता हूँ, ठीक है। तो जो 10,000 वाला रेट का मोबाइल है, जब आप दुकान पर पहुँचे लेने के लिए, तो दुकान पर आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग आए हैं और उन्हें खरीदना है मोबाइल। अब ऐसी स्थिति में दुकानदार कहता है कि ये जो मोबाइल है ये 10,000 नहीं 15,000 का हो गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो वो कहेगा कि अभी देखिए हमारे पास मोबाइल के मॉडल इतने हैं नहीं और मांगने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप 15,000 रुपये दे पाएँ तो मोबाइल ले जाए, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 15,000 रुपये दे देंगे तो आप क्या कर पाएंगे, मोबाइल ले लेंगे, और आपके पास 50,000 रुपये हैं। आप सोचेंगे ठीक है, मुझे जो इच्छा बचपन से मोबाइल लेने की थी, अगर वो आज मुझे 10,000 की जगह 15,000 में मिल रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को समझिए कि जब लोगों की जेब में क्या आया, पैसा आया, पैसा आने के बाद वही 10,000 का मोबाइल 15,000 में हो गया। 10,000 का मोबाइल 15,000 होने के पीछे का एक ही कारण था कि लोगों की जेब में पैसा आया तो अचानक क्या बढ़ी, मांग बढ़ी। तो एक तरीके से देखेंगे आप तो उस मुद्रा जो है, जो पैसा था उसकी वैल्यू 5,000 रुपये घट गई, क्योंकि यहाँ पर पीछे कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, सरकार ने कोई कुछ भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ फर्क इतना है कि उस दुकान पर मांग इतनी ज़्यादा हो गई, इस कारण से दुकानदार ने खुद डिसाइड किया कि मैं अभी से 15,000 में बेचूंगा। ये तो मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, कारण सिर्फ इतना था कि क्या हुआ, 50,000 रुपये आपकी जेब में आए। ये नहीं आते तो स्वाभाविक सी बात इसकी रेट 10,000 ही होती, या मे भी पॉसिबल कि 8,000 में थोड़े दिन में बिकने लग जाता। और यही 15,000 की मोबाइल की अगर डिमांड ज़्यादा रही
और लोग कहेंगे कि चलो 15,000 छोड़ो, मैं तो 20,000 दे दूंगा, मुझे तो आप यही मोबाइल दो। यही मोबाइल थोड़े दिन में 20,000 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब में 50,000 रुपए हैं, वे खर्च कर सकते हैं। ऐसा ही होगा अगर हर एक आदमी की जेब में अगर पैसा आ गया है, तो ये तो मैंने आपको बात बताया सिर्फ मोबाइल की। वो क्या करेगा? कपड़े की दुकान पर भी जाएगा, ठीक है। जो कपड़े की दुकान पर वो 1,000 रुपए में लेकर आता था, आज कपड़े वाला उसे कहेगा कि ये ड्रेस तो 2,000 की। आप क्या कहेंगे? ठीक है, मेरे खाते में तो 50,000 पड़े हैं, 2,000 चले जाएंगे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस कपड़े की दुकान पर भी क्या हो गई? मांग ज्यादा हो गई। और हमेशा याद रखिए कि जब मध्यम वर्ग के आदमी के पास पैसा आता है तो वह हमेशा उसके लिए उपभोग की वस्तुएं खरीदता है। अगर आज आपके पास पैसा आएगा जेब में, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल खरीदेंगे, आप अपने लिए ड्रेस खरीदेंगे, आपकी इच्छा हुई तो आप कार खरीदेंगे, घर बनाएंगे, आप सेविंग या इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और भारत में अधिकांश तो मध्यम वर्ग है, किसी भी देश में मध्यम वर्ग ज्यादा होता है, वह क्या करेगा? खर्च करना शुरू करेगा। ये 50,000 रुपए 135 करोड़ की जनता की जेब में आएंगे तो वे सारे के सारे लोग बाजार की तरफ दौड़ेंगे। और जब वे सारे लोग बाजार की तरफ दौड़ेंगे तो अचानक क्या होगी? मांग बढ़ जाएगी। और जब अचानक मांग बढ़ेगी और पूर्ति उसके मुकाबले इतनी नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगी? महंगाई बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो 50,000 रुपए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर आप इस चीज को और समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक चीज ये है कि फिनलैंड जो है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। फिनलैंड जो देश है, वहां की गवर्नमेंट अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से बताएं तो 58,000 रुपए सैलरी ऐसे उनके अकाउंट में डालती है। लेकिन फिनलैंड की स्थिति ये है कि वहां का एक समोसा 250 रुपए का पड़ता है और गुलाब जामुन लगभग 300 रुपए का। तो आप फिर सोचिए कि इस 58,000 की वैल्यू तो कम से कम 500 रुपए के बराबर भी नहीं बची। क्योंकि जहां पर भारत में समोसे के लिए आपको 10 रुपए देने पड़े, वहां फिनलैंड में 250 रुपए देने पड़े। फिर इस 58,000 की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती है। इस बात को समझिए आप कि पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उसकी वैल्यू। अगर मैं आपको एक तत्कालिक उदाहरण बताऊं तो एक कंट्री है वेनेजुएला, और जो वेनेजुएला है उसकी पूरी इकोनॉमी निर्भर करती है वहां के कच्चे तेल पर। यानी कि 95% वह कच्चे तेल का निर्यात करता है। इस कारण से उसकी इकोनॉमी अच्छी चलती है। पिछले कुछ दशक से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पर कुछ विदेश नीति के चलते हुए बहुत सारे देशों ने वेनेजुएला से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया। इसके कारण से क्या हुआ कि इसकी जो इकोनॉमी है बहुत भयंकर तरीके से नीचे आई और लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। अब यहाँ की सरकार ने वही किया जैसा हम सोचते हैं। वहां की जो मुद्रा है बोलीवियर, वहां की सरकार ने क्या किया कि बोलीवियर को छापना शुरू कर दिया। वही कॉन्सेप्ट, बोलीवियर को इन्होंने छापा और फिर धड़ल्ले से लोगों को बांटना इन्होंने शुरू किया। जब वेनेजुएला में ये हुआ तो वेनेजुएला की स्थिति ये हुई कि वहां पर धीरे धीरे महंगाई चरम अवस्था में बढ़ गई। क्योंकि लोगों की जेब में जब पैसा आता है तो वह क्या करते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। तो जब काम तो कोई करेगा नहीं क्योंकि जेब में फ्री में पैसा आ रहा है सरकार के द्वारा, तो फिर पूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि मान लेते हैं कि आप, एक तरीके से मैं मान लेता हूं कि आप होटल पर समोसा बनाने जाते थे, ठीक है, आप होटल पर समोसा बनाने जाते थे, सरकार ने घोषणा करी कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आएंगे। तो आप सोचेंगे फिर मैं क्यों जाऊं होटल पर समोसा बनाने। अब आपने दुकान पर काम करना बंद कर दिया तो वहां पर समोसे के उत्पादन भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी समोसा खाने की इच्छा जरूर होगी क्योंकि आपके पास 50,000 रुपए हैं। तो फिर क्या होगा? आप तेजी से खर्च करेंगे और समोसा चाहे 10 का 50 मिले, आप कहेंगे अरे भाई 50,000 रुपए ले लेता हूं। ऐसे ही क्या होता है कि जब पैसा आता है तो मार्केट में अचानक मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो यही होता है। यह स्थिति ये हुई कि थोड़े दिन बाद वहां की जो महंगाई है वह लगभग 10 लाख प्रतिशत पर पहुंच गई। इसका अनुमान इतना लगाइए कि भारत में भी महंगाई सिर्फ 6% है और 6% की बदले 10 लाख प्रतिशत पहुंचने पर यह स्थिति हुई कि वहां का एक किस्सा आता है कि एक शख्स को अपने जो जूते हैं उन जूतों को ठीक करवाने के लिए अपनी पिछली 4 महीने की जो सैलरी है वो सिर्फ जूतों को ठीक करवाने में लगवाए, जो लगभग 4 लाख बोलीवियर के आसपास था। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो जो मुद्रा है उसका मूल्य बहुत कम होता जाता है। इस चीज को आप समझिए। और ऐसा ही, ये तो वाकया अभी मैं वेनेजुएला का बता रहा हूँ, फिर वेनेजुएला ने घोषणा करी कि 1 लाख बोलीवियर में, पीछे जितना भी जीरो लग रहे हैं, इस 1 लाख बोलीवियर को बराबर उन्होंने 1 बोलीवियर घोषित कर दिया। तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा छापा, मतलब कुछ नहीं निकलता है, महंगाई बढ़ जाती है। और ऐसा एक वाकया था एक देश का, ठीक है,
जिम्बाब्वे की मैं बात करता हूँ, जिम्बाब्वे ने यही किया कि वहाँ पर भी जब क्राइसिस आया तो 2001 से लगाकर उसने 8 तक बहुत नोट छापे, और इतने नोट छापे कि ये जो इमेज देख रहे हैं जिम्बाब्वे की है, वहाँ पर ये जो लड़का इतने सारे नोट लेके जा रहा है, ये सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए उसे इतने नोट देने पड़ रहे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर स्थिति ये हो गई थी कि हर घर में सबके पास में इतना सारा पैसा है, फिर चीज़ों के दाम क्या होंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। इसीलिए कोई भी देश अपने यहाँ पर नोट छाप कर नहीं बेचता। अगर वो नोट छाप कर बेचेगा तो महंगाई बहुत चरम अवस्था पर चली जाती है। इसीलिए हमेशा जब कभी ऐसा होता है तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के जरिए महंगाई को कंट्रोल कर लेता है। ये हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं इतनी आशा करके चलता हूं कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके समझ पाएंगे कि आखिर कोई देश अपने यहाँ पर क्यों नहीं नोट अतिरिक्त छापता है। तो इसका एक ही कारण है कि नोट जब छापेंगे तो हर जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा। हर जेब में पैसा आएगा तो सब खर्च करेंगे, सब खर्च करना शुरू करेंगे तो मांग बहुत बढ़ जाएगी। मांग जब बहुत बढ़ जाएगी तो उसके मुकाबले पूर्ति बहुत कम होगी, और पूर्ति बहुत कम होगी तो महंगाई चरम अवस्था पर। और जब महंगाई चरम अवस्था पर तो जो स्थिति आपको आज 10 रुपये देने पड़ रहे, वहां पर आपको आने वाले दिनों में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो फिर नोट की वैल्यू एक तरीके से बहुत कम हो जाती है और मतलब कुछ निकलता नहीं। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आपके प्रश्न का जवाब था कि आखिर कोई देश क्यों नहीं बेहिसाब नोट छापकर नहीं बांटता है। अब हम आगे बात करें तो हम चल रहे थे, ये हमारा पूरा जो वीडियो लेक्चर चल रहा था, इसमें हम बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की, जिसमें हमने विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। नोट जारी करता है, इसकी मैं चर्चा कर चुका था, और थोड़ा बहुत मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दिया। बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है। भारत सरकार का बैंक है, ये भी हमने बता दिया था। अब इसमें एक पॉइंट बच रहा है, क्रेडिट का नियंत्रक। तो यही यहाँ पर हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो क्रेडिट नियंत्रक हम देखेंगे। तो आरबीआई का जो क्रेडिट नियंत्रक का कार्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम देखते हैं। तो जो क्रेडिट नियंत्रक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार से आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट का नियंत्रण। अब ये शब्द है क्रेडिट, मतलब क्या? क्रेडिट का एक हिंदी मतलब होता है साख। ओके, या मैं एक तरीके से ये समझाऊं आपको कि क्रेडिट का नियंत्रण से मतलब है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ये सीधा साफ समझिए। और मुद्रास्फीति का अपना कोई अलग से मतलब नहीं होता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो कुल मिला के जो आरबीआई होता है वह किसी भी देश में महंगाई को कंट्रोल जब करता है तो वह क्रेडिट का नियंत्रण ही कहलाता है, और यही मौद्रिक नीति का एक हिस्सा भी है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समझिए कि जो आरबीआई है वो क्रेडिट यानी कि कुल मिला के देश में तरलता जो होती है, तरलता मतलब कहें तो हम कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आ जाए, इस बात को समझिए, अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो इसे बोलते हैं कि जो तरलता है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और तरलता ज़्यादा होती तो महंगाई बढ़ती है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। और अगर तरलता कम होती है तो महंगाई घट जाती है, वस्तुएं नियंत्रण में आ जाती है। तो किसी भी देश में जो पैसा होता है, मुद्रा होता है, करेंसी होती है, उसकी लिक्विडिटी या उसकी तरलता को इन 5 प्रकार से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं अब बार बार महंगाई वगैरह शब्द प्रयोग ना करके तरलता शब्द प्रयोग करूंगा, और आप इस चीज को समझ गए होंगे कि तरलता बढ़ने पर क्या होगा और तरलता कम होने पर क्या होगा। इस चीज को आप अच्छे समझ गए होंगे। तो कुल मिला के 5 प्रकार, एक तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो, इसके बाद सांविधिक तरलता अनुपात और बैंक दर। यही आगे हम जानने वाले, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ रेपो और रिवर्स रेपो दर की। बाकी के जो हैं इसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर भी आपके लिए समझना बहुत बेसिक तरीके से जरूरी है। और अगर आपको पिछला अभी थोड़ी देर पहले ये तरलता वाला कॉन्सेप्ट और मांग और पूर्ति, ठीक है, डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो यकीन मान के चलिए ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो पहले इसकी हम एज डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि रेपो दर किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। रेपो दर क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण ब्याज दर पे प्रदान किया जाता है, उसे रेपो दर कहते हैं। मतलब जो आरबीआई है बैंकों को जो ऋण प्रदान जिस ब्याज दर पे कर रहा है उसे हम कहते हैं रेपो दर। आरबीआई रेपो दर में जब वृद्धि करता है तो बैंकों की साख यानी कि ऋण देने की क्षमता में कमी आती है, जबकि रेपो की दर में कमी करने से साख यानी कि ऋण क्षमता में वृद्धि होती है और वर्तमान में 4 है। ये तो आपके ऊपर से जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा तब आपको ये लाइन भी समझ में आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो का है, रिवर्स रेपो उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को द्वारा बैंकों से अल्पकालिक ऋण लिया जाता है अथवा बैंकों की अतिरिक्त राशि को जमा के रूप में स्वीकार करते समय आरबीआई द्वारा जिस दर से बैंकों को ब्याज प्रदान किया जाए उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर घटाने या बढ़ाने से बाजार में तरलता प्रभावित होती है, वर्तमान में इतनी ही। ओके, अभी के लिए आप इसे कर ले नोट डाउन। आगे मैं समझाता हूँ रिवर्स रेपो और रेपो दर क्या होती है। देखिए पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ब्याज दर क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति को उधार देता है तो वो ऐसे तो उधार नहीं देता है, उस पर क्या लगते हैं, निश्चित ब्याज दर लगती है। जैसे कि आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा कि मान लेते कोई व्यक्ति किसी को 1000 रुपये 1 साल के लिए देता है और उस पर कहता है कि मैं 5% की दर से ब्याज लूंगा 1 साल के लिए। तो अगर हम इसका एक निकालें साधारण ब्याज कितना होगा तो होता है 50 रुपये, यानी कि 1 साल बाद अगर उसे वापस पैसे लौटाने पड़े तो उसे 1000 तो देने होंगे, साथ में 50 रुपये भी देने होंगे क्योंकि ये ब्याज दर थी 5% इसके कारण जुड़ा है। तो जो रेपो रिवर्स रेपो एक्चुअल में क्या है, ब्याज दर है। तो इतना तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि ब्याज दर क्या होती है। अब इसी को लेकर आगे हम समझते हैं। देखिए जो रिजर्व बैंक होता है और बैंक होता है, ठीक है, बैंक से मतलब यहाँ पर सारे बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट भी आ जाएंगे और आपके जो सरकारी हैं वो भी आ जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एसबीआई ले लीजिए, एचडीएफसी, आईसीआई, देना, विजया, जो भी बैंक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो पूरा रेपो रिवर्स रेपो का जो खेल है वह आरबीआई और जितने भी कॉरपोरेट बैंक हैं या ऑल ओवर बैंक हैं उनके बीच में होता है। कैसे होता है, देखिए जब अगर इस बैंक को लोन चाहिए, ओके, क्योंकि इस बैंक के पास अगर कोई लोन मांगने आता है और इसके पास पैसा कम है तो ये जब आरबीआई से लोन मांगता है तो इस लोन को जब मांगता है और इसके ऊपर जो ब्याज दर लगाएगा वो ब्याज दर क्या कहलाती है, रेपो रेट। फॉर एग्जाम्पल इस बैंक को कितना चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। ओके, मान लेते कि एसबीआई बैंक है, इस एसबीआई बैंक को 10,000 रुपये का लोन चाहिए। आरबीआई ने कहा ठीक है मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, मैं कुछ ब्याज लगाऊंगा। मान लेते हम कि अभी के लिए वर्तमान में ये ब्याज दर कितनी, 4%। ठीक है, तो 10,000 रुपये पर 4% का जो ब्याज लगा वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। सिंपल सा है कि जब यहाँ से आरबीआई सामान्य बैंकों को जो लोन दे और लोन देने के बदले जो उन पर ब्याज दर लगा उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका निकालेंगे तो 400 रुपये ब्याज बनेगा साल का। हालांकि साल भर के लिए तो नहीं रखते हैं, लेकिन एवरेजन ये कि 400 रुपये जो ब्याज बना है वो इस रेपो रेट के कारण बना, जो भी 4% है। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल उल्टा होता है। जब कभी आरबीआई को लोन की जरूरत पड़ जाए, है ना, या इन बैंकों के पास में कुछ एक्स्ट्रा राशि है, ठीक है, इनको लगता है कि हमारे पास पड़ी है, कोई मतलब नहीं है, आरबीआई को हम दे देते हैं। तो हालांकि आरबीआई तो बहुत रेयर केस में इनसे लोन लेगा। अधिकांश ये होता है कि ये बैंक के अपनी अतिरिक्त राशि इनके पास एक्स्ट्रा में पड़ा है, जब आरबीआई के पास जमा कराएंगे तो आरबीआई ने जो इस पैसा जो जमा करा इस पर जो ब्याज दर देगा, जो ब्याज देगा उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। स्वाभाविक सी बात है, इधर वाला लोन देने का कॉन्सेप्ट रेपो और इधर वाला कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो। तो मान लेते कि फिर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि ये जो सामान्य बैंक कहते हैं कि अभी तो हमारे पास कोई लोन लेने आ नहीं रहा है, 10,000 रुपये ऐसा ही पड़ा है, ऐसा करो कि ये पैसा हमारा आप रख लो। आरबीआई कहता है ठीक है मैं रख लूंगा, लेकिन मैं अभी इस पे जो ब्याज दर दूंगा वो 3.35%, यानी कि इतना समझ लीजिए कि कुल मिला के 335 रुपये साल का ब्याज इस बैंक को 10,000 रुपये आरबीआई के पास रखने पर मिल जाएगा। हालांकि एक बात यहाँ पर ये आपके दिमाग में आएगी कि ऐसा क्यों होता है, वे बैंक आरबीआई से लोन क्यों लेती है, या आरबीआई को इससे क्या जरूरत पड़ जाती है कि ये अपने पैसे इनके पास में रखती है। तो देखिए यहाँ पर एक जो चीज है वो ये कि रेपो रेट पे जो लोन लिए जाते हैं वो कितने क्या होते हैं, अल्पकालिक होते हैं।
यानी कि लंबे समय के लिए लोन नहीं लेते। मान लेते, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस बैंक के पास में कुल 5 लाख रुपए हैं। अब इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसे चाहिए 6 लाख का लोन। अब वो कह रहा कि ठीक है, मैं आपको अच्छी ब्याज दर दूंगा, मुझे आप कैसे भी करके 6 लाख का लोन प्रोवाइड कर दो। ऐसी कंडीशन में जो बैंक है ये भागता भागता जाता है आरबीआई के पास, कहता है कि आप हमें लोन दे दो, अच्छा ग्राहक आया है तो इसमें आपको भी थोड़ा फायदा मिल जाएगा। तो इस दौरान उस लोन पर क्या होगा, 4% ये लेगा। तो यहाँ पर ये 4% लेगा और ये बैंक थोड़ा कुछ बढ़ाकर 6% पर इन्हें एक तरीके से लोन प्रोवाइड करवा देगी। बीच में 2% का इसको लाभ हो जाएगा, 4% का आरबीआई को लाभ हो जाएगा। तो सब अपना लाभ ही देखते हैं, इनके पास कोई खुद की पूंजी नहीं बनाते हैं, लोन प्रोवाइड करने पर ही होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के पास में कोई पैसा लेने ही नहीं आ रहा है। देश में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब लोन लेने की संख्या बहुत कम पड़ जाती है तो ये बैंकों के पास में 5 लाख रुपया है, ऐसा ही पड़ा दे, क्या करते हैं आरबीआई को दे देते हैं कि आप अभी रख लो और जो भी ब्याज बने वो आप हमें दे देना। हालांकि जो आरबीआई होता है ये इनके पास रखकर ऐसे ब्याज नहीं देता है। आरबीआई फिर होता है तो सरकार को ऋण दे देगा इन पैसों का, या अंतर्राष्ट्रीय ऋण दे देगा। ओके, तो आरबीआई भी घाटे में नहीं जाना चाहेगा। आशा करता हूं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका इकोनॉमी पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये हम समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेपो रेट जो है वो डिसाइड कौन करता है, आरबीआई करता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर ये चीज कि अगर रेपो रेट कम हुआ तो जो बैंकें हैं वो ज्यादा लोन नहीं दे पाएगी। सबसे फैक्ट अभी तो आप इतना सुन लीजिए कि अगर रेपो रेट कम हुई, ठीक है, जैसे कि अभी 4% वर्तमान में, 4 से अगर वो नीचे गई तो क्या होगा, जो बैंकें हैं, है ना, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैंकों की बात कर रहा हूँ, वे बैंकें ज्यादा लोन नहीं दे पाएगी। अब ऐसा क्यों होगा इसको समझिए। कुल मिला के यहाँ पर जो फिनोमिना है वो 3 लोगों का होता है। एक तो एक व्यक्ति जिसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ओके, ये लोन मांगने किसके पास में जाएगा, बैंक के पास में जाएगा, और बैंक आरबीआई के पास में। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये कि एक आम व्यक्ति होगा वह लोन लेने जाएगा बैंक के पास में, बैंक जाएगा आरबीआई के पास में लोन लेने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान में समझें। अगर ये व्यक्ति लोन लेने पहुंचता है और जब इसे पता पड़ता है कि जो ब्याज दर है वो काफी बहुत कम है, क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पर ये जो बैंक इसके पास में पहुंचा आरबीआई के पास में, आरबीआई ने जो ब्याज दर बहुत कम लगा, यानी कि जो 4% है वो अभी बहुत कम कही जाती है, तो आरबीआई ने कहा कि बहुत कम लगाई, तो यहाँ पर ये 4% तो लगभग यहाँ पर क्या होगा कि ये बैंक अपने पास जो लोन लेना आएगी उसे कितने में देगा, 5%, 1% ये भी फायदा कमाएगा। अब ये व्यक्ति जो लोन लेने इस बैंक में पहुंचा है, देखा कि अरे वाह, सिर्फ यहाँ तो 5% की ब्याज दर लग रही। 5% बहुत कम होता है ना, मैं इकोनॉमी के हिसाब से बताऊं आपको, बहुत कम रेट है ये। तो ये व्यक्ति सोचेगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम परसेंटेज पर मुझे इस बैंक ने लोन दिया। तो ये क्या करेगा, 5 लोगों को और पकड़ कर लेके आएगा और कहेगा कि अभी लोन बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको जो भी अगर बिजनेस खोलना हो, कुछ भी खोलना हो, क्योंकि अक्सर लोग जो लोन लेते हैं वो किसी बिजनेस पर्पज से लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति लोन लेगा तो 5% ये, यानी कि जो रेट है यहाँ पर बहुत कम है, इसके लिए तो बैंक रेट बहुत कम है। इस रेट के पीछे होने का कारण होता है आरबीआई के रेपो रेट का कम होने का। इस बात को आप समझिए कि आरबीआई जो भी रेपो रेट डिसाइड करता है, इसी रेपो रेट पर तय होता है कि आने वाले समय पर, ओके, ये जो आने वाला समय है इसमें ये बैंकें लोगों को किस आधार पर ब्याज देगी। तो लगभग ये 4% डिसाइड करता है, तो ये 5% पर लोन दे देते हैं। और ये क्या होता है कि बहुत कम ब्याज दर का लोन होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा लोन दे पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो दर अगर नीचे रहा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो बैंक का दर ये भी क्या होगा, कम होगा। तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने यहाँ पर आएंगे। ये बात आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, इतनी मैं आशा करके चलता हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो ये कि अब यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा ये कि अगर रेपो रेट में वृद्धि हुई, इस बात को आप समझिए कि अगर, ठीक है, रेपो रेट में वृद्धि हुई तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोन होगा वो हो जाएगा कम। ठीक है, अगर रेपो रेट में वृद्धि होती है तो ये क्या करेंगे, कम लोन दे पाएंगे। अब कम लोन देने के पीछे का कारण क्या है यहाँ पर
कि देखिए रेपो रेट अगर यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर सरकार जो है जो आरबीआई है आपका, वो आरबीआई क्या करेगा यहाँ पर कि रेट लगाएगा हाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शख्स हैं, ये शख्स अगर यहाँ पर लोन लेने आया तो मान लेते हैं कि अभी आरबीआई ने जो रेपो दर लगा रखी है फॉर एग्जांपल वो लगा दी 8%, ठीक है। 8% बहुत रेपो दर होती है। ये रेपो दर लगाए तो कम से कम यहाँ पर ये जो बैंकें होती हैं, ये बैंकें इनको बांटेगी 9% में। कितने में? 9% में। अब यहाँ पर 9% बांटेगी तो ये आदमी अगर इस बैंक में लोन लेने आएगा तो वो सोचेगा अरे 9% तो बहुत हाई है। वो क्या करेगा, ठीक है भाई मुझे तो नहीं लेना है लोन काफ़ी महंगा पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि वो क्या सोचेगा कि लोन तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, मुझे नहीं लेना। कहाँ पर इसे पहले 5% में मिल रहा था, कहाँ पर 9% में मिल रहा है। तो ये क्या करेगा कि मुझे तो नहीं लेना है लोन और मैं तो चला अपने रास्ते। और जो भी लोग अगर लोन लेने आ रहे होंगे तो उन लोगों को भी क्या करेगा, मना कर देगा कि अभी जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर मिल रहे हैं, हमें लोन नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कि जो रेपो रेट होता है वह रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको समझ में आई होगी कि जैसे ही रेपो रेट अगर नीचे हुआ तो लोन ज़्यादा बटेंगे और अगर रेपो रेट हाई हुआ तो लोन क्या होंगे, कम बटेंगे। अब इसका फ़र्क क्या होता है, देखिए हालांकि रेपो रेट जो होता है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि रेपो रेट का आप कौन से समझ जाएंगे तो रिवर्स रेपो रेट भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। यहाँ पर ये बस इतना फर्क होता है कि ये हमेशा उससे कम होता है और इससे क्या होता है कि आरबीआई को फायदा होता है एक तरीके से। इस बात को समझ लीजिए। तो रेपो रेट ज़्यादा मायने रखता है, रिवर्स रेपो रेट इतना मायने नहीं रखता है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अब देखिए इससे पूरा मार्केट पे प्रभाव क्या पड़ेगा वो हम समझते हैं। अगर रेपो रेट जो कम हुआ, ठीक है, रेपो रेट क्या हो गया, कम होगा है ना, रेपो रेट कम हुआ तो लोन अधिक बटेंगे, लोन अधिक बटेंगे तो बाजार में क्या होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। क्योंकि अगर कुल मिला के वो एक व्यक्ति लोन लेने गया, उसने कहा बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, 10 लोगों को और लेके आएगा। अब ये 10 लोग लोन लेंगे, स्वाभाविक सी बात कोई दुकान खोलेगा, कोई बिजनेस खोलेगा। अगर ये अपनी दुकान बिजनेस खोलेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। अगर उन लोगों को रोजगार देंगे तो फिर वहाँ पर उनको पैसा भी देंगे, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, ये बाजार में खर्च करने जाएंगे। तो कुल मिला के जब भी लोन आता है तो लोन अगर ज़्यादा प्रोवाइड होता है लोगों को तो उससे रोजगार बढ़ता है, उससे क्या होगा, फिर बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा तो तरलता बढ़ेगी। वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब जेब में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करना शुरू करेंगे, और जब खर्च करना शुरू करेंगे तो तरलता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, फिर मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार रेपो रेट कम करती हैं तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो है कि महंगाई को बढ़ाना वो चाहती हैं, और महंगाई का भी कनेक्शन होता है, जहाँ विकास होता है वहाँ महंगाई भी होती है। तो सरकार क्या करना चाहेगी, अगर आरबीआई को लगता है तो आरबीआई ने रेपो रेट अगर कम किया तो इसका मतलब लोन मार्केट में ज़्यादा जाएंगे, और लोन ज़्यादा जाएंगे तो रोजगार भी ज़्यादा जनरेट होंगे, लेकिन रोजगार ज़्यादा जनरेट होंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो सरकार अगर कभी महंगाई कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए, तरलता बढ़ाने के लिए क्या करती, वो रेपो रेट कम कर देती है। अगर सरकार ये करे, ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में सुने और ये पता पड़े कि अगर रेपो दर अधिक किया है, इसका मतलब ये कि जो आरबीआई वो चाहता है कि जो महंगाई है वो क्या हो, कंट्रोल में हो। और ये हर देश का फॉर्मूला होता है कि जब कभी महंगाई चरमावस्था पर चली जाए तो वहाँ पर रेपो रेट को अधिक कर दिया जाता है। अब देखिए जब रेपो रेट अधिक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ता है, हमेशा तय है। क्योंकि आप अभी देखेंगे कि रेपो रेट 4 पर है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो समझिए कि फिर क्या होगा यहाँ पर। तो फिर क्या होगा इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट जो है वह भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेपो रेट अगर 8 पर पहुँचा है ना, 8 पर पहुँचा तो रिवर्स रेपो रेट भी लगभग 7 पे चला जाता है या 7.50 के आसपास चला जाता है। अब जब रेपो रेट ज़्यादा हुआ तो लोग क्या करेंगे, लोन लेने नहीं आएंगे क्योंकि महंगा पड़ रहा है। जब लोन लेने नहीं आएंगे तो जो बैंकें होती हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो पैसा होता है इस पैसे को वो क्या करती, फिर निकाल कर रिजर्व बैंक को दे देती हैं। क्योंकि जब उन्हें इधर लाभ नहीं मिल रहा है लोगों की तरफ से तो वापिस से क्या करती हैं, रिजर्व जो आपका आरबीआई है उसको दे देती है।
क्योंकि वहाँ से उसे क्या होगा, अच्छी खासी ब्याज दर मिलेगी। तो कुल मिला के मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको वो ये कि जब कभी अगर सरकार को लगता है कि मार्केट से पैसा कम करना है तो आप ये मान के चलिए कि रेपो दर भी बढ़ेगा और रिवर्स रेपो दर भी बढ़ेगा। और ये इसीलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और जब कभी रोजगार बढ़ाने हो और महंगाई भी बढ़ानी हो तो दोनों को कम किया जाता है। इसका उदाहरण हम अभी आपको दिखा देते हैं। ये एक पूरा ग्राफ है जो ये दर्शाता है कि आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों से रेपो दर को बहुत नीचे किया है। ये 2016 के आसपास 7 के समथिंग जो था आपका रेपो दर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ग्राफ नीचे घटा कुछ बढ़ा, लेकिन 2019 के बाद से लगभग वर्तमान कंडीशन तक ये बहुत स्पीड से नीचे गिरा है। ये दर्शाना, ये जो चीज़ है दर्शाती है, आपने सुना भी होगा कि भारत की विगत कुछ वर्षों से यानी कि 2018 से जो जीडीपी दर है वो 6% रही, और यहाँ तक की तो आने वाले समय में 2019 में तो 5.8% ही हमारी जीडीपी विकास वृद्धि दर रही। अब ऐसे में जब जीडीपी विकास वृद्धि दर रही तो इस विकास को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सरकार फिर लोन बांटना शुरू करती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये विकास कम होने के पीछे कारण क्या, उत्पाद कम हो रहा है। उत्पाद कम होने के पीछे कारण क्या है, रोजगार कम हो रहा है। और रोजगार कम होने के पीछे कारण क्या, उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, फिर लोन प्रोवाइड करवाएगी। लोन प्रोवाइड करवाएगी तो यहाँ पर लोग अपने बिजनेस लगाएंगे, और बिजनेस लगाएंगे तो फिर रोजगार मिलेगा यहाँ पर। तो अभी जो ये तेजी से रेपो रेट 4 पर आया है, इसका पीछे का कारण है कि अब सरकार ने अपने हाथ जो है एक तरीके से आरबीआई और सरकार में दोनों साथ में ही लेकर चलूंगा। आरबीआई चाहती कि अब लोन ज्यादा से ज्यादा बटे, क्योंकि हो ये रहा है कि देश में वर्तमान स्थिति में मंदी की स्थिति आ चुकी है। लोगों की जेब में क्या है, पैसा नहीं है, और जब जेब में पैसा नहीं है और मार्केट में खर्च नहीं होगा, और जब खर्च नहीं होगा तो इकोनॉमी क्या होगी, डाउन होगी। और एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए अपनी इकोनॉमी और अपने जीवन में याद रखिए कि महंगाई जो है वह देश के विकास से बिल्कुल जुड़ती है। अगर जिस देश में महंगाई बढ़ रही है यानी कि उस देश में विकास भी हो रहा है, और अगर किसी देश में महंगाई नीचे जा रही है यानी कि लोगों की जेबों में पैसा नहीं है तो विकास भी नीचे जाएगा। और अभी आरबीआई ने इसको 4% करने के पीछे का जो मेन मोटो था वो यही था कि लोन ज़्यादा बटे, चाहे महंगाई बढ़े ही बढ़े, लेकिन लोन ज़्यादा बटेंगे तो क्या होगा, देश का विकास हो पाएगा। आशा करता हूं इस पूरे वीडियो में आपको एक चीज़ तो अच्छे समझ में आ गई होगी कि रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से आरबीआई जो है वह पूरी देश की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करता है, और मे भी पॉसिबल कि 4 से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, लोन अच्छे खासे बटेंगे। और एक कारण ये भी रहा था कि पिछले कुछ विगत वर्षों में एनपीए बहुत बढ़ गया था, यानी कि जो बैंकें हैं उनका बेड लोन बहुत ज़्यादा हो गया था, और बेड लोन जब बहुत ज़्यादा हो गया तो बैंकें एक तरीके से कर्ज देने में घबरा रही थी, और जब कर्ज देने में घबराई तो मार्केट में पैसा गया ही नहीं, और जब पैसा गया ही नहीं तो रोजगार आया नहीं, और रोजगार आया नहीं तो फिर क्या होता है, जीडीपी जो होता है वो आपकी नीचे आने लग जाती है, क्योंकि देश में पैसा जनरेट नहीं हो रहा। कुल मिला के इतना याद रखिए कि पूरी इकोनॉमी 2 ही चीज़ों पे काम करती है, डिमांड और सप्लाई। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर मौद्रिक नीति लिखी हुई है, और मौद्रिक नीति जो है वो ज़रूरी है 100% करंट से जोड़कर आएगी, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो नेक्स्ट बचे आपके नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और बैंक दर, इनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आपके लिए रेपो रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी, और अगर आपको ये समझ में आते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मौद्रिक नीति है वो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको आज के वीडियो में जितना भी, काफ़ी टफ था लेकिन मैंने कोशिश करी अच्छे समझाने की, आप समझ ज़रूर पाए होंगे। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन क्वालिटी मीन्स पे सेट। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।